हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, जो कि होती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। A formal organization is a type of organization that consists of rules, regulations, policies, and employees with a formal relationship to accomplish a common objective. एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नियम अधिनियम होते हैं, प्रॉपर पॉलिसीज या नीतियां होती हैं और कर्मचारी होते हैं जिनका आपस में औपचारिक रिलेशन या संबंध होता है। ऐसे संगठन का उद्देश्य होता है एक उद्देश्य की प्राप्ति या अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। On the other side, the informal organization is an informal group or group of people which develop relations within an organization and interact informally and develop connections. एक अनौपचारिक संगठन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लोगों का एक इनफॉर्मल या एक पर्सनल एंड सोशल ग्रुप होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनता है। इस तरह से ये एक एम्प्लॉयज का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है जिनके साथ वो फ्री होके इंटरैक्ट कर सकते हैं, घूम सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल होता है जैसे कि एक क्लासरूम। वहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विद इन अ क्लासरूम। आप क्लासरूम के अंदर या अपनी क्लास के अंदर जो फ्रेंड्स बनाते हैं, जो अपना फ्रेंड्स का एक सर्कल बनाते हैं, वो एग्जाम्पल होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। वहीं पूरा क्लासरूम जिसमें एक क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स आते हैं, वो फॉर्म करते हैं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Now let's discuss the features of formal organization. The objective of formal organization is the achievement of organizational goals. एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या औपचारिक संगठन का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, और इसी गोल को अचीव करने के लिए एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आधार होता है ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के गोल को अचीव करना। Rules and procedures are specified which have to be followed by every individual. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स या नियम एंड प्रोसीजर्स जो होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, जो कि हर इंडिविजुअल द्वारा फॉलो किए जाते हैं। एक कर्मचारी के लिए या एम्प्लॉय के लिए जरूरी होता है इन रूल्स को फॉलो करना। अदरवाइज अगर कई बार वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। सो अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर ढांचा होता है। Each individual is assigned a specific job or has a specific function. हर इंडिविजुअल को, हर एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक जॉब दी जाती है और या उसके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो उसे परफॉर्म करना होता है। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल का रोल पहले से ही निर्धारित होता है। Hierarchy is also present which leads to creation of superior subordinate relations. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की भी प्रेजेंट होती है, और हिरार्की तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल होता है, और इससे क्या होता है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस आर क्रिएटेड। एक सबॉर्डिनेट को अपने सुपीरियर से ऑर्डर्स लेने होते हैं और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एक हिरार्की क्रिएट होती है। एवरी इंडिविजुअल इज असाइन्ड फिक्स्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंडिविजुअल की अथॉरिटी फिक्स की जाती है और उसके साथ ही साथ जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की जाती है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा साथ साथ असाइन की जाती है, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी तो अथॉरिटी का भी एक इंडिविजुअल दुरुपयोग कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क पर एम्फसाइज करती है, ना कि इंटरपर्सनल रिलेशंस पर। इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं जब आप दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाते हैं।
ये होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कई एडवांटेजेस होते हैं और इसका सबसे पहला एडवांटेज है दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच मेंबर आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड डिफाइंड। हर इंडिविजुअल की या एम्प्लॉय की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली स्पेसिफाइड होती हैं, डिफाइंड होती हैं। इससे मेंबर को पता होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इससे किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन को बढ़ावा नहीं मिलता है। The next advantage is stability. Every employee knows what they have to do since rules are already defined and authority and responsibility are also fixed. क्योंकि एक एम्प्लॉय को पहले से पता होता है कि उसे क्या कार्य करना है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके पास कितनी अथॉरिटी है, इससे ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टेबिलिटी आती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी या रूल्स नहीं होंगे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन में इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स स्टेबिलिटी। Next advantage is it helps in the achievement of organizational goals and objectives. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आधार ही होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि ये एम्फेसाइज करती है वर्क पे और ना कि इंटरपर्सनल रिलेशंस पे। Another advantage of formal organization is that it ensures coordination. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन या समन्वय भी इस्टेब्लिश करता है। It results in coordinating the activities of various departments. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अगला एडवांटेज है नो ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बिकॉज द वर्क इज डिवाइडेड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से कार्य का ओवरलैप होना या कार्य का डुप्लीकेशन होना अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह से वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, जो इंश्योर करता है कि कोई भी कार्य दो बार ना किया जा सके या उसका डुप्लीकेशन ना हो और ना ही कोई कार्य या वर्क ओवरलैप करे। तो ये होते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दैट इट इग्नोर्स ह्यूमन रिलेशंस। ये सिर्फ वर्क पर फोकस करता है और इंटरपर्सनल रिलेशंस को इग्नोर करता है और इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट देयर इज स्लो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एज इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रॉपर हायरार्की। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर हायरार्की के थ्रू ट्रैवल करती है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ट्रैवल करती है और बीच में कोई भी लेवल स्किपिंग या लेवल जंपिंग नहीं कर सकती है, तो इस वजह से जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो काफी स्लो होता है और इंफॉर्मेशन जब टॉप से बॉटम तक पहुंचती है उसमें काफी सारा समय लग जाता है इन कंपैरिजन टू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज वेरी फास्ट। Formal organization is also rigid in nature. Formal organization nature में rigid होती है या संकीर्ण होती है because things have to be done according to the rules and procedures and there can be no deviation. Formal organization में चीजों को या प्रोसेस को पूरे रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। आप किसी भी रूल को स्किप नहीं कर सकते, आपको हर रूल को और प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, जिससे उस कार्य को करने में काफी समय भी लग सकता है एंड आप किसी प्रकार की डिविएशन भी नहीं कर सकते हैं और इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड होता है। इसमें लचीलेपन की या फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। सो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अनौपचारिक संगठन। It is based on interpersonal relationships formed within the organization. जो interpersonal relations form होते हैं organization में, यानी कि जो एक व्यक्ति organization के अंदर अपना एक close circle बनाता है लोगों का, उसे informal organization कहते हैं। Basically इसमें आपके दोस्त आते हैं जो आप organization में बनाते हैं। तो ये organization बनती कैसे है?
जब एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के साथ दोस्ती करता है या बातचीत करते हैं, इंटरेस्ट को शेयर करते हैं या दूसरे कर्मचारी के नेचर को पसंद करते हैं, तो इस प्रकार एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इट इमर्जेस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अंदर ही बनता है। एंड द बेसिस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल नीड्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस क्या था? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस क्या है या आधार क्या है? सैटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स। अपनी सामाजिक जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है एंड वो बिना इंटरैक्शंस के एंड रिलेशनशिप्स के नहीं रह सकते। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो रिटन और प्री डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होते हैं या कोई निर्धारित रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। And grapevine is an important feature of informal organization. Grapevine एक important feature है informal organization का. It is the informal transfer of information, gossip and rumor. ग्रेपविन होता है जब gossips, rumors एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं। एंड ग्रेपविन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है उसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता है या कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये इनफॉर्मल या अनौपचारिक होती है और ये बिना ऑफिशियल तरीके के अनौपचारिक तरीके से ट्रैवल करती है। इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बोले कि उन्होंने कहीं से सुना है कि उनके मैनेजर को प्रमोशन मिलने वाला है, या एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के पास जाकर बोले कि उन्होंने कहीं से सुना है कि किसी तीसरे एम्प्लॉय को काम से निकाला जाएगा। तो ये होता है ग्रेपविन का एग्जाम्पल। सो देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फ्लो का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि कम्युनिकेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है। जिसे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि वो टॉप टू बॉटम भी फ्लो करता है कि सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ, या बॉटम टू टॉप भी फ्लो करता है कि फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के फ्लो का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये कहीं से भी ट्रैवल कर सकती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भी कई एडवांटेजेस होते हैं, जिसमें आता है कि इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स फास्टर। इंफॉर्मेशन या सूचना फास्टर वे में ट्रैवल करती है इन कंपैरिजन टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो सब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ट्रैवल करता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट्स व्हाई द इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स फास्टर. It satisfies the social needs and gives psychological and job satisfaction. ये सबसे important advantage है informal organization की, कि ये social needs को satisfy करता है। जो इंसान की एक सामाजिक जरूरत होती है, informal organization उसे satisfy करता है और ये एक इंसान को psychological and job satisfaction देता है। इससे ना ही सिर्फ एक person psychologically satisfied रहता है, बल्कि वो अपने काम से भी satisfied रहता है। Another advantage is the feedback. Organization can get to know the real feedback of employees on various policies and plans, and also things like what they really want. देखिए, ऑफिशियली तो ऑनेस्ट या रियल फीडबैक जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार लोग नेगेटिव चीजें बताने से हिचकिचाते हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पॉलिसीज एंड प्लान्स का एक प्रॉपर फीडबैक मिल सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियल मीडियम नहीं होता है, सो इसमें लोग खुलकर बात कर सकते हैं। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक ऑनेस्ट फीडबैक मिल सकता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये भी पता चल सकता है कि एम्प्लॉयज को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वो क्या चेंजेस चाहते हैं। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस प्रकार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, दैट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन, since any person can communicate with anyone in the organization. Informal organization में source of information का नहीं पता चल सकता है, क्योंकि information किसी proper channel के थ्रू travel नहीं कर रही है, बल्कि इधर से उधर spread हो रही है। So informal organization में source of information का पता लगाना बहुत मुश्किल है।
इससे ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन था, किसने ये इंफॉर्मेशन को सबसे पहले स्प्रेड किया। और ये इसका एक बिग डिसएडवांटेज है, क्योंकि इससे र्यूमर्स के स्प्रेड होने का भी चांस रहता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से र्यूमर्स भी बहुत फास्ट वे में स्प्रेड होती हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल चैनल नहीं है इंफॉर्मेशन के स्प्रेड होने का। और र्यूमर्स के स्प्रेड होने से एम्प्लॉयज भी मिसलीड हो सकते हैं या गुमराह हो सकते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। The next disadvantage is the prevalence of group interest over the organizational interest. If informal groups become too strong, they may go to a certain extent to get what they want, and this may lead to problems for the organization like strikes. Informal organization में एक ग्रुप अपने इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ऊपर रखता है, और कई बार तो इनफॉर्मल ग्रुप्स इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि अपने इंटरेस्ट को पाने के लिए किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिक्कत हो जाती है और वो स्ट्राइक्स जैसे एक्शंस भी ले सकते हैं। तो कई बार इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बन जाते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।